वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से आ गए हैं आज एक न्यू लेक्चर के साथ। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो आज हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था, हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 4 में खास करके हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन के डायमेंशन को देखना था। तो जैसा कि देख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शन, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग चीज़ों को मेंशन जरूर कॉपी में करें ताकि लेक्चर खत्म होने के बाद आपको ये समझ में आ सके कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशन डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड इंटीग्रल, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट का और इंटीग्रल का कैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं वो हम लोग समझेंगे। तो कह रहे जैसे इन जनरल होता क्या है, यदि मान लीजिए डी पे पावर n y बटा डी एक्स पे पावर n, अगर कोई टर्म ऐसा है, अगर डिफरेंशिएशन के टर्म में है, तो याद रखिएगा जब इसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो डी पे पावर एन वाई का सिंपली याद रखिएगा y हो जाता है और नीचे x पे पावर n का ये चुपचाप x पे पावर n हो जाता है। और अगर वही इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो यही दो टर्म आपको यहाँ याद रखना है। जैसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ y dx और ब्रैकेट बंद, यानी dx के साथ किसी का इंटीग्रेशन हो रहा है तो सिंपली याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट y बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन आपका सीधे सीधे आपका x रह जाएगा। यानी जब कोई टर्म अगर इस टर्म में रहेगा तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगी y बटा एक्स पे पावर n, और जब कोई टर्म इस टर्म में रहेगा तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगी yx। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग करके देखते हैं। चलिए, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ और हमें क्या करना है, इसको बनाना है। कैसे बनेगा, चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी, सबसे पहले अगर हम बात करें लिखा हुआ है डी एक्स बाई डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, है ना। तो याद रखिएगा डी एक्स बाई डी टी लिखा है, तो जैसे हम लोग क्या जानते थे कि d पे पावर n और y होता था और dx पे पावर n, तो सिंपली y बटा x पे पावर n हो जाता था। लेकिन यहाँ पावर तावर नहीं है, सीधे है dx बाई dt, यानी सिंपली इसका हो जाएगा, याद रखिए इसका सिंपली डिफरेंशिएशन हो जाएगा x बाई टी। और इसका अगर डायमेंशन की अगर हम बात करें तो सबको पता है x के लिए लेंथ होता है, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है टाइम। तो x के लिए आपको हम लोग लिखेंगे लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा एल टी पे पावर माइनस 1, और एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा m0 l1 टी पे पावर -1। यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका dx बाई dt का आपका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब उसी तरह अगर सेकंड देखें, सेकंड क्या था, सेकंड था m, सेकंड क्या था m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन लिखना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, m तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और m आपको याद है मास होगा, यहाँ m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी, ठीक है। और d पे पावर 2x था, तो नियम कहता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली ये x नीचे हो जाएगा t का स्क्वायर,
ये कहाँ से आया, तो ये देखिए ये फार्मूला से है जो हमने आपको ऊपर में बताया था कि जो होता है वो टर्म आगे आ जाती है और x पे पावर n वाला यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, m क्या था आपका, m आपका मास है, और तो मास को ही लिखेंगे, x आपका लेंथ था, तो x के लिए l, टाइम का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल और टी पे पावर -2 होगा। अब ये ऐसे लिखाएगा। अब क्या करना है, इसका हमको अगर मान लीजिए डायमेंशन निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप एम पे पावर 1, इसका सिंपली क्या लिखाएगा, एम पे पावर 1, एल पे पावर 1 और टी पे पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। यानी हम देखें सेकेंड फंक्शन का भी हमने क्या कर लिया, डायमेंशन को निकाल लिया। अब अगर थर्ड की हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, नंबर 3 क्या था, नंबर तीन क्वेश्चन क्या आपके सामने है, नंबर 3 आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, सिंपली जो भी होगा वो भी बाहर आ जाएंगी, जो भी होगा वो भी बाहर आ जाएंगी, और डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है, डी टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हमने बताया था, डी टी का इंटीग्रेशन जो होता है सिंपली टी रह जाएंगी, ये टी आपका ऐसा हो जाएगा, सॉरी ये आपका टी ऐसा हो जाएगा और ये बन जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो एल टी पे पावर -1 और इनटू में फिर आ जाएगा टी पे पावर 1, इनटू में टी पावर 1। कोई दिक्कत, तो प्लस माइनस माइनस टी के पावर सेम ऊपर जुटेंगी तो एल टी पे पावर 0, बट डायमेंशन एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो एम पे पावर 0 एल और टी पे पावर 0 हो जाएगा। यानी इस इंटीग्रल कोफिशिएंट का जो हमारा डायमेंशन होगा वो m0 एल टी पे पावर 0। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली अगर हम फोर्थ की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, नियम कहता है सिंपली ए बाहर आ जाएंगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और इसका भी सिंपली वही रह जाएगा ए टी। अब इसका डायमेंशन लिखना है, तो एक्सक्रेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी पे पावर -2 इंटू टी पावर इंटू टी, टी ऊपर रह जाएंगी, टी कुछ नहीं तो पावर 1, एल का एल हो जाएगा टी पावर -1, एम का टर्म नहीं है इसलिए एम 0 हो जाएंगी, यानी डायमेंशन लिखेंगे तो m0 एल टी -1 आपका ए टी का हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ के बाद जो टर्म होती है, कहा जाता है कि डायमेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। इंटीग्रेशन इन डिफरेंशियल टर्म का हमने देख लिया, इंटीग्रल का हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल कॉमा लॉगरिथम फंक्शन etc। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सपोनेंट फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है, अब हम लोग इस पे जानने की कोशिश करेंगे। तो कहा जाता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक कॉमा एक्सपोनेंशियल कॉमा लॉगरिथमिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। यानी जितने होते हैं इन सबों का जो होता है जो डायमेंशन, वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहा गया, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज
जैसे लिखा गया साइन थीटा, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा है तो हमारी आर्गुमेंट किस पे होगी, थीटा पे। और हमको पता होता है कि थीटा जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। यानी जनरली देखा जाता है कि जो आपका जो डायमेंशन होगा वो उसके किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे साइन थीटा था तो साइन थीटा एंगल को बता रही है, यानी आर्गुमेंट थीटा के लिए होगा, और हम जानते हैं थीटा क्या होती है, वो डायमेंशन लेस होती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे तो बात ऐसी होगी, है ना। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर हम आपको ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो लगेगा कि सब बेकार है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बस फालतू की टाइम पास हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ अल्फा बराबर एफ बाई भी स्क्वायर साइन बी टी, है ना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, हेयर भी इज वेलोसिटी, एफ इज फोर्स एंड टी इज टाइम। आपको अल्फा बीटा निकालना है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग बीटा फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, बीटा। कैसे, तो चलिए देखते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं, सोल्यूशन थोड़ा ध्यान में देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ, हियर साइन साइन बीटा टी एंड बीटा टी, है ना, मस्ट बी डायमेंशनलेस, मस्ट बी डायमेंशनलेस। क्यों, क्यों डायमेंशनलेस, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, और आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए जो हमारा बीटा टी टर्म होगा, इस बीटा टी टर्म बराबर मान लेते हैं सपोज 1। क्या मान लेते हैं हम लोग, 1। तो आप खुद बताइए, जब बीटा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई टी, 1 बाई टी। और ये बताइए कि सर बीटा टी हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस मतलब हो गया कोई कांस्टेंट टर्म होंगे, और कोई कांस्टेंट टर्म होंगे तो कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन क्या होता है, वो डायमेंशन लेस ही होते हैं। इसलिए हमने क्या किया, बीटा टी का वैल्यू हमने क्या लिया, बराबर 1। अब यहाँ से बीटा निकालेंगे तो 1 बाई टी होगा। जब इसको हम लोग लिखेंगे डायमेंशन के फॉर्म में तो टी ऊपर चली जाएंगी, क्या चली जाएंगी, टी ऊपर चले जाएंगी, और यहाँ -1 होगा। और जब डायमेंशन लिखेंगे तो चुपचाप क्या हो जाएगा, टी पे पावर -1। अब टी पे पावर -1 हो गया, यानी बीटा का वैल्यू कितना हो गया डायमेंशन में, टी पे पावर -1। अब हमको चाहिए अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा बराबर क्या वैल्यू है, अल्फा बराबर है एफ बटा भी का स्क्वायर साइन बीटा टी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन बीटा टी का वैल्यू कितना है, टी पावर -1 हमने पढ़ा है, अभी मैंने ऊपर फाइंड आउट किया। और एफ का डायमेंशन क्या होता है, एफ का डायमेंशन होता है आपका, याद रखिएगा, एम एल टी पावर -2। ठीक है, और फिर आपका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी पे पावर -1, एम एल टी पे पावर, मैंने इसका स्क्वायर है, मान के चलिए ना, एम एल टी 1 होता है ना, -1 है, इसका मान लीजिए स्क्वायर है। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी एम एल टी -2, और नीचे हो जाएगा एल पे पावर 2 और टी पे पावर -2। ठीक है, और हमने जानते हैं कि साइन बीटा टी एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन यूनिटलेस होती है, इसलिए यहाँ पर हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, है ना। हमने सीधे बस बीटा का वैल्यू निकाला, यानी साइन बीटा टी टर्म के लिए हम लोग ऑलवेज कांस्टेंट टर्म का ही यूज करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। अब जैसा आगे बढ़िए, इसमें आगे बढ़िएगा तो पता चलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये वैल्यू आ जाएगी एम एल पे पावर -1, यानी ये जो वैल्यू हो गई, ये वैल्यू अल्फा टर्म की हो गई, है ना। तो यानी बीटा टर्म की वैल्यू हो गई आपका डायमेंशन में टी पे पावर -1, और अल्फा टर्म की वैल्यू हो गई आपकी एम एल पे पावर -1।
यानी ये दो टर्म आपको याद करके रखना है। और कैसे हमने फाइंड आउट किया, तो आपको मैंने बताया कि पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म यानी साइन बीटा टी यानी बीटा टी का वैल्यू निकालेंगे, और जब बीटा टी का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह हम लोग कांस्टेंट टर्म तो बोले तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग इस तरह मतलब फाइंड आउट करते हैं क्या डायमेंशन होगी नहीं होगी। ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और कैसे फाइंड आउट करते हैं वे भी, तो आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। कुछ चीजें हैं जो आपको समझने वाली बात होंगी, इसको थोड़ा यहाँ ध्यान से समझना है ना। कुछ नोट पॉइंट। अब देखिए यहाँ क्या है कि आपको लिमिटेशन पढ़ना है किसका, डायमेंशन मेथड का, है ना। लिखते हैं दैट इज लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। अब क्या है नहीं है इसको हम लोग समझेंगे। कहता है नंबर 1 कि इन मैकेनिक्स the formula for a physical quantity depending on more than 3 physical quantities cannot be derived. It can only be checked. अब इसका मतलब क्या समझिए, कह रहा है कि इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होगा डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, जो डिपेंड करता हो 3 फिजिकल क्वांटिटी पर, है ना, कैन नॉट बी डिराइव, उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, बस उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब आपने ऐसा सुना होगा F बराबर m इंटू ए, है ना, सुना है। इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, इसको हम F का फार्मूला हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि F बराबर m इंटू ए इंटू टी हो जाए, तो फिर इसको हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं डायमेंशनली कि इनका फार्मूला सही है या गलत है। उसको हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं। तो जिसमें कहा जाता है 2 या 2 से अधिक टर्म आ जाए तो उसका हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उस फार्मूला को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहां के बाद सेकेंड पॉइंट थोड़ा देखिएगा, कहता है इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन whether a physical quantity is a scalar और वेक्टर। मतलब समझे, डायमेंशन से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है। यानी ये जो भी बात एकदम सही है कि कोई डायमेंशन MLT-1 या -2 जो भी आया, तो आखिर सर हम कैसे पता करें कि वो वेक्टर है या स्केलर है। तो इसका यहाँ पर ये दो आपके क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर 2 डिमेरिट्स हैं जो आपको जनरली डायमेंशनल फार्मूला के या डायमेंशन के आपको दिखने को मिलेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ की बात है जो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, है ना।
तो हम लोग टॉपिक चलेंगे अब एरर, और उसमें हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो हमारी टॉपिक होगी नेक्स्ट, दैट इज एरर इन मेजरमेंट। इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, इसमें लोग टॉपिक देखेंगे दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट्स। अब इसका मतलब क्या है, जरा से समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, डिजिट का मतलब क्या है ना। तो कहा जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर, इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं, इन अ मेजरमेंट, इन अ मेजरमेंट are the figure or digit that are known with certainty, plus one that is uncertain। मतलब कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट आर द फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, मेजरमेंट में एक फिगर होती है, फिगर बोले तो एक डिजिट होती है, दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी, यानी जिसके बारे में हम सर्टेनिटी जानते हैं, या वो क्या हो, अनसर्टेन हो, यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। यानी जब भी सिग्निफिकेंट फिगर की बात आएगी तो याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब नथिंग मोर, सिग्निफिकेंट फिगर इज अ डिजिट। क्लियर। अब कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर एसएफ इन अ मेजर, इन अ measured value of a physical quantity, of a physical quantity till the number of digit in which we have confidence। कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मेजर वैल्यू में, जो फिजिकल क्वांटिटी में जिसके बारे में बोलते हैं, दैट द नंबर ऑफ डिजिट वी हैव कॉन्फिडेंस, जिस नंबर के बारे में बोलेंगे, जिस नंबर के बारे में हमें कॉन्फिडेंस हो, उसके बारे में हम उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं, किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में। अब एक चीज और है, यहां याद रखिएगा कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर obtain in a measurement greater its accuracy, greater its accuracy, and vice versa, and vice
कह रहा है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर में आप जितना बड़ा नंबर लोगे, कहता है कि उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो उतनी ज्यादा हो जाती है। क्लियर? तो इस चीज को आपको याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज टेक अ ग्रेटर नंबर and then the accuracy is greater. Now there are some rules through which we find out of the significant figure. Okay, now that is a rule to find out the number of significant figure. क्या रूल है जिसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे रूल नंबर 1 कह रहा है, रूल नंबर 1, एक मिनट, रूल नंबर 1, all the non-zero digit are significant. मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में 1984, देखिए सारे डिजिट जो है वो नॉन जीरो है, मतलब कोई भी जीरो नहीं है। यानी इसका मतलब इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट है जो कि जीरो नहीं है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 4 हो जाएगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। नंबर 2 देखिएगा रूल, all the zero between two non-zero digit are significant. अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल कह रहा है कि कोई नंबर है जो जीरो डिजिट के बीच में, जैसे में 1 0 8 0, मान लीजिए 5। अब यहाँ जीरो है, लेकिन जो जीरो जो भी है वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। नॉन जीरो डिजिट मतलब ये जीरो है इस एक के बाद है और ये 5 के पहले, यानी इन दोनों के बीच में है। तो जब कोई जीरो डिजिट दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे तो उसको हम लोग काउंट करते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। रूल नंबर 3 देखिए, तो ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। रूल नंबर 3, all the zero that left of first non-zero digit are not significant। इसका मतलब समझिए क्या है। कह रहा है कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे सपोज करो कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है जैसे में 00104, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट 2 जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट से पहले है, और आपको ही पता है अगर इस डिजिट को हम पढ़ेंगे तो 104 ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर के अगर जीरो लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पर जो दोनों जीरो है कोई काम का नहीं है,
इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगी वो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3, यानी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी रूल कहता है, रूल के हिसाब से बात कीजिए, रूल कहता है यदि कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के अगर सबसे पहले है तो उस जीरो को हम लोग काउंट आउट नहीं करेंगे। ठीक है, अब नंबर 4 पढ़ लेते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ द रूल या इफ द नंबर इज लेस देन 1, पे नंबर है जो कि 1 से क्या है कम है। जीरो ऑन द राइट साइड, जीरो ऑन द राइट साइड, राइट of the decimal point, but to the left side, to the left of the first non-zero digit are not significant, are not significant, are not significant। नंबर 4, अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कह रहा था, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल है, कह रहा है कि 0.00230 हम मानते हैं यहाँ 4 सपोज। अब कह रहा है कि द नंबर लेस देन 1, गौर से देखिए नंबर कितना है, 1 से कम है, क्योंकि नंबर 0 से स्टार्ट हो रही है। तो कह रहा है अगर कोई नंबर लेस देन 1 है देन राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी इस कंडीशन में 1 से कम है तो नॉन जीरो डिजिट कौन होगा आपका 2, तो 2 के पहले जो भी जीरो होंगे उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इस कंडीशन में गौर से देखिए सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4, इन टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नियम ही कहता है कि यदि कोई नंबर अगर 1 से छोटा है तो जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट के कह रहा है कोई भी नंबर के जीरो मतलब राइट साइड में, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। और ऐसे भी पॉइंट के पहले तो हम 2 जीरो को लेंगे नहीं, और 2 जीरो और तो लेंगे नहीं, पॉइंट के पहले ये जीरो है तो इसको भी हम मेंशन नहीं करेंगे। ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यदि कोई नंबर 1 से कम है तो कहता है कि डेसिमल पॉइंट के पहले जो भी नंबर होते हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स व जीरो डिजिट, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, है ना। आगे देखिए, नंबर 4 के बाद होता है नंबर 5। 5 क्या समझते हैं? द ट्रेलिंग जीरो in a number without a decimal, without a decimal point may not be significant, may not be significant, may not be significant decimal point, एक मिनट सॉरी, सिग्निफिकेंट पॉइंट बी सिग्निफिकेंट, है ना, डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, सॉरी। अब इसका एग्जांपल क्या, इसको समझिए। जैसे कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरो मतलब लगातार मान लीजिए 3 जीरो का यूज हो रहा हो, सपोज करते हैं 1 जीरो छोड़ के, यानी 0.01.080, ये ट्रेलिंग जीरो है ना, एक छोड़ के एक,
तो इस कंडीशन में कहता है कि जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना, ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यानी इस केस में आपका ध्यान से देखिएगा, एक के आगे का जीरो का वैल्यू कोई मतलब है नहीं, यानी 1 2 3 4, यानी टोटल जो आपका सिग्निफिकेंट होगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो राइट साइड वाला जो जीरो होता है उसको भी हम लोग काउंट करते हैं डेसिमल के बाद। लेकिन अगर उस नंबर 4 हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई 1 से छोटा है तो राइट साइड वाला जो जीरो होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं डेसिमल के बाद वाला। ठीक है, अब सुनिए, अब कह रहा है नंबर 6, द ट्रेलिंग जीरो in a number without a decimal point, without a decimal point, without a decimal point may not be significant, may not be significant। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा उसको समझते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 0101000, है ना, तो कहता है कि यदि कोई नंबर, है ना, जिसमें डेसिमल नहीं है, और यदि कोई ट्रेलिंग जीरो है, तो कहता है इस कंडीशन में हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जितने भी जीरो होंगे उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इस कंडीशन में आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो ये काउंट होगा 1 2 और 3। इस वाले जीरो इस जीरो को हम लोग काउंट आउट नहीं करेंगे। इस कंडीशन से 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, लास्ट है नंबर 7, इसको भी जरा देख लेते हैं। कह रहा है when the number is expressed in exponential form, किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। द एक्सपोनेंशियल टर्म does not affect the number of significant figure। यानी अगर किसी एक्सपोनेंट टर्म का अगर मान लीजिए पॉइंट घटता बढ़ता है तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे x बराबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं x बराबर 12.3। अगर इसको ऐसे लिख दें 1.23 इंटू 10 द पावर 1, कर फर्क नहीं पड़ता, इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। और इसी को 0.123 इंटू 10 पावर 2 लिखेंगे तो इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर आपकी कितनी होगी? 3 होगी। या इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखे 0.0123 इंटू 10 टू द पावर 3, इसका भी सेम सिग्निफिकेंट फिगर होगा 123 इंटू 10 टू द पावर मान लेते हैं -1, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होगा। इस चीज को याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो जनरली होते हैं वो एक्सपोनेंट टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। हम लोग अब इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास हम लोग यही स्टॉप करेंगे। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास आएंगे दैट इज लेक्चर 5, याद रखिएगा लेक्चर 5 हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और फिर हम लोग एरर, है ना, एंड एरर, हम लोग इसके बारे में कल हम लोग स्टडी करेंगे। तो आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हम लोग ने क्या क्या देखा, और हमारे पढ़ाने के बाद
मैं थ्रोली कह रहा हूँ कि आप जाकर एनसीईआरटी को पढ़ें, है ना। कोई भी नोट्स, कोई भी मटेरियल इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल competition are completely based on NCERT. That's all are focused on NCERT. आपके इतने बड़े यूपीएससी के एग्जाम होते हैं वो तो अब एनसीईआरटी को फोकस करते हैं, खैर ये नीट जेईई मेंस की क्या औकात है ना। तो इसलिए आप यहाँ पढ़ने के बाद कोशिश करें कि एनसीईआरटी को थ्रू आउट जो टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आप क्लियर करें, आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है ना। तो आप हमारे इस वीडियोस को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने जो भी समस्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।